हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। कैसे हो आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का जो पेपर था 2021 के लिए। और पेपर किस दिन हुआ था आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर हुआ था आपका 15 ऑफ मार्च 2020 और थर्ड शिफ्ट का पेपर है। ग्रेजुएट लेवल बेसिकली थर्ड शिफ्ट में ही लिया गया था। तो सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल जो 15 मार्च 2022 को पेपर लिया गया था थर्ड शिफ्ट में, वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। बेसिकली इन लोगों का जो पेपर हुआ था वो लास्ट में हुआ था। पहले जो डेट था वो कैंसिल हो गया था इनकी तरफ, एक्चुअली में शायद इलेक्शन वगैरह के कारण। तो बाकी स्टेट में तो पेपर पहले करा लिया गया था फरवरी के ही अंदर, लेकिन कुछ एक दो पेपर्स जो थे वो मार्च में कराए गए थे। तो ये अगर आप ट्रेंड के हिसाब से देखोगे या टाइम के हिसाब से तो ये सबसे लेटेस्ट बनता है आपका, ठीक है। लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि क्वेश्चन तो उसी टाइम पे सेट हुए होंगे जब बाकी पेपर सेट हुए थे। भले ही ये मार्च में आयोजित किया गया वो अलग बात है, ठीक है। तो ग्रेजुएट लेवल का पेपर है और ये मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप सीजीएल प्री देने से पहले, जो अभी सीजीएल प्री होने वाला है अप्रैल में, उसको देने से पहले आप रिवाइज कर सकें, एसएससी का ट्रेंड समझ सकें कि किस टाइप की क्वेश्चन ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है तो आप जरूर से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इनके मैथ्स नंदू कुमार। ओके, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी सेम नाम मिलेगा आपको, एनके मैथ्स से एनके मैथ्स और फिर नंदू कुमार। आप ये सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे, वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, कोई मैसेज दे सकते हो, वहां पर डायरेक्टली चैट कर सकते हो मुझसे। ओके, और कोई जानकारी चाहिए आप डायरेक्ट मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई डाउट हो टेलीग्राम पे आप पोस्ट कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। कोई इशू हो आप जरूर से कमेंट कीजिए। और इससे पहले मैं बता देता हूँ कि एक सेट मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, ठीक है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो 8 फेब का पेपर है, ठीक है, 8 फरवरी का जो पेपर है वो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है जरूर से जा करके देखिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। एसएससी सीएचएसएल एमटीएस सीजीएल सीपीओ सब सारे मैंने सोल्यूशन करा रखे हैं। जो लेटेस्ट पेपर हैं आप जरूर से जा करके चेक कर लीजिए अगर सीजीएल फ्री देने जा रहे हैं तो। ओके, लेट मी स्टार्ट द पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वो डीआई से है, आप देख सकते हैं। और ये जो है ये रहे आपके ऑप्शंस, दीज आर द ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है अपने पास कि एक टेबल गिवन है आपको और इसमें ये कह रहा है कि देखो इस टेबल में दिया क्या गया है। यहाँ पर आपको बोला गया है दोस्तों कि जो टेबल है उसमें 2015 से 19 तक जो कंपनीज ए और बी का जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है वो करोड़ में आपको शो किया गया है या रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपने पास ईयर है, ये कंपनी ए है, कंपनी बी, ये आपका इनकम है, दिस इज एक्सपेंडिचर फॉर ए एंड दिस इज इनकम ऑफ बी एंड दिस इज एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ओके, और ये आपके जो ईयर्स के नाम है वो गिवन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ कंपनी बी इन 15 एंड 17 एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए इन 16 एंड 18। तो पहले बी का 15 और 17 में हम निकालते हैं कि इनकम कितना था। तो देखो अगर बी के लिए आप लिखोगे तो बी की इनकम लिखनी है 15 और 17 में, तो बी की इनकम जो है वो 15 में कितनी है आप देखो, ये 15 रहा ना, 15 में बी के लिए इनकम कितना है 160 और 17 में इसका इनकम कितना रहा है 225। तो अगर आप जोड़ते हो तो 2 और 1 3, 385 आ जाएगा ये, ठीक है। और ए के लिए क्या निकालना है? ए के लिए खर्च निकालना है आपको, एक्सपेंडिचर इन 16 एंड 18। तो ए के लिए एक्सपेंडिचर देखो 16 में एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के लिए ये वाला होगा 125 और फिर हमें देखना है 18 में कितना है अपने पास 175। तो 25 अगर 75 को दे दे बेसिकली तो ये 200 और 1 300 बनता है। तो ये गैप कितने का आ गया अपने पास 85 का। तो 85 किसके बीच आता है? 80 और 90 के बीच। दिस वन इज द आंसर। ये क्वेश्चन देख लो, रेशियो का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास ये है, a certain sum is divided among A, B and C such that the ratio of the shares of A ratio B, और बाकी ये ऐसे ही आपको आगे गिवन है। बी डी का आपको डिफरेंस दिया हुआ है, दैट इज 6435 रुपीज। देन वी हैव टू फाइंड द टोटल सम। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें रेशियो को मर्ज करना होगा एक साथ। वी हैव टू कैलकुलेट ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने पढ़ा होगा रेशियो का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, दिस इज 1:3 एंड दिस इज 2:5। बी सी के लिए कितना है 2:5 का है और सी डी के लिए क्या है ये 2:3 का है। तो हम यहाँ पे 2:3 लिख देते हैं। अब इसको कंबाइन करने के लिए हमें यहाँ नंबर्स पुट करने पड़ेंगे। 3 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, इधर भी आप पुट कर लो, यहाँ पे 2 आएगा और ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा।
अगर कुछ कैंसिल आउट होता सब में तो हम कैंसिल कर देते, लेकिन कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए के लिए वैल्यू 4 बनेगी, बी के लिए बनेगा 2 दूना 4 तियां 12 एंड दिस इज 5 तियां 15 दूना 30 और ये 3 तियां 9 पचे 45 ये बनेगा। तो टोटल सम हमसे पूछ रहा है तो टोटल ऐड कर लो, यहाँ से टोटल ऐड करोगे अगर आप तो आप बोलोगे कि देखो भाई ये बन रहा है हमारे पास कितना 12 और 4 16, अगर 15 होता तो यही 60 बन जाता 61, ये 91 बन गया बेसिकली। तो 91 की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, अब 91 की अगर वैल्यू बतानी है तो आप यहाँ से या तो ऑप्शन के थ्रू चेक करो कि जो वैल्यू 13 और 7 से कैंसिल आउट हो, लेकिन उसमें टाइम गंवाने से अच्छा है कि हम कैलकुलेट ही कर लें। देखो हमें क्या गिवन था, बी एंड डी का डिफरेंस, बी और डी में बी ये रहा अपने पास और डी ये रहा, डिफरेंस कितने का है तो आप बोलोगे कि ये डिफरेंस है 33 का। तो अगर 33 की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 6 4 और 3 5, तो 91 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर चाहो तो कैंसिल आउट कर लो या डायरेक्ट ही चेक कर लो कि 33 की वैल्यू अगर इतनी है तो ये 3 गुने से थोड़ा कम है। ठीक है, 3 टाइम से थोड़ा ही कम है, तो हमारा जो आंसर होगा एक्चुअली में ये 6 का 3 गुना यानी कि 18,000 से थोड़ा कम होगा। तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, लेकिन यूनिट डिजिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 3 पचे 15 होता है, 3 5 जा 15, तो लगभग ये 5 टाइम्स होगा तभी लास्ट डिजिट 5 मिलेगा। यहाँ भी अगर हम 5 टाइम करें तो लास्ट डिजिट यहाँ भी 5 होगा, तो लास्ट डिजिट 5 होगा और वो 17 1800 के करीब होगा। तो ऑप्शन बी अपना सही है। बाकी आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं या फिर डीएस यूज कर सकते हैं, दैट इज डिजिटल सम। एक्चुअली में क्या है कि अभी फिलहाल मेरी जो कंडीशन चल रही है टाइम को लेकर के वो काफ़ी बिजी हो गया है, बिजी शेड्यूल रह रहा है, इसीलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू रिकॉर्ड रेगुलर बेसिस वीडियो, यानी कि डेली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक या फिर एटलीस्ट एक वीडियो तो डेली रिकॉर्ड करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी इसमें भी टाइम इधर उधर हो जा रहा है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ और फिलहाल मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा रखा है, अगर आपको याद हो तो ये सीजीएल मेंस में आ चुका है, सीजीएल मेंस 2020। ठीक है, 3 फेब का पेपर आप जरूर से देख लीजिएगा। और कल भी ये आया था जो पिछला सेट था, आप 8 फेब का अगर बात करो सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का पेपर, तो उसमें भी ये आ रखा है। क्वेश्चन क्या है कि ये दो ट्रायंगल आपको गिवन है कि वो किस टाइप के हैं भाई, सिमिलर हैं, दोनों के एरिया का रेशियो आपको गिवन है दैट इज 81:25, ए बी बी सी और ये साइड्स दे रखे हैं, हमें एक्स जेड बताना है। सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं भी ड्रॉ करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम में चलो ड्रॉ नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि देखो डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है तो सबसे पहली बात कि अगर एरिया का रेशियो आपको गिवन है कि एरिया का रेशियो 81/25 है, तो साइड का क्या रेशियो होता है, आपको इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, एंड 25 है 5 का, तो ये साइड का रेशियो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहली वाली भुजा में अब यहाँ हमसे एक्स जेड पूछ रहा है कि एक्स जेड बता दो। तो एक्स जेड यानी कि अब ध्यान से बात समझना कि एक्स जेड कौन है, ये फर्स्ट एंड लास्ट है, तो यहाँ से भी फर्स्ट एंड लास्ट ले लो, एसी की वैल्यू चेक कर लो। तो एसी की देखो फर्स्ट एंड लास्ट क्या बन रहा है, इसमें एसी बन रहा है ना, तो एसी की वैल्यू 15 है। ठीक है, साइड का रेशियो हमारे पास 9 और 5 का आया है, लेकिन एसी यानी कि पहले ट्राइंगल के लिए जो एसी का वैल्यू है वो 15 है और हमें एक्स जेड बताना है, तो बेसिकली ये अपना कोरिस्पॉन्डिंग साइड होगा। तो हम ये बोले कि यहाँ जो 9 आया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को, तो आप बोलोगे 9 की वैल्यू अगर 15 हो गई तो हमें 5 की वैल्यू बतानी है आपकी कितनी होगी 5 की वैल्यू। ठीक है, तो ये 9 उधर जाएगा बेसिकली, तो आपका बनेगा कितना, या 3 से कैंसिल आउट कर लो, 3 3 जा 5 3 जा, तो 5 पच्चे 25/3 आ रहा है, तो ये अपना आंसर होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड हुज एरिया इज इक्वल टू 6 टाइम्स द एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर 35 53 एंड 66। अब देखो अगर तीनों साइड्स गिवन है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो अपने पास सर्कुलर जो फील्ड है उसका जो एरिया है वो एक ट्रायंगल के एरिया का या ट्रायंगुलर जो फील्ड है उसके एरिया का 6 टाइम्स है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सर्कल का जो एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट 6 इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको तीनों साइड्स गिवन है तो आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये ट्रिपलेट तो नहीं, क्योंकि अगर ये ट्रिपलेट होते तो आप डायरेक्ट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर लेंगे, बट दिस आर नॉट द ट्रिपलेट्स, सो वी हैव टू यूज द हीरोन्स फार्मूला। अगर हीरोन्स फार्मूला यूज करना है तो आपको पहले एस निकालना होगा दैट इज a+b+c/2 एंड वी सेड एस इज सेमी पेरीमीटर, यानी कि एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, a+b+c/2 होता है। अगर इन सबको हम ऐड करें तो देखो
आप ये बोलोगे कि 3 और 5 8 और 6 14, यानी कि 140, और 6 3 9 5 11। तो 140 और 11, तो हमने कुछ गलत तो नहीं ऐड कर दिया? 5 3 8 6 14, अच्छा 140 और 14 होगा तो ये 154 बन गया, 154/2। तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77 आ गया बेसिकली एस की वैल्यू। तो अगर मैं ट्रायंगल की एरिया निकालूं तो आप बोलोगे दिस इज इक्वल टू एस, यानी कि 77 इंटू एस माइनस ए। तो 77 में से पहला साइड माइनस कर लो, यानी कि 35। तो कितना बच जाएगा अपने पास? 7 में से 5 गया 2 और ये 4। फिर 77 में से दूसरी यानी कि 53 माइनस कर लो, तो ये 4 और 2 बनेगा। फिर उसमें से 66 माइनस कर लो, तो 7 4 11 बनेगा। इसकी वैल्यू बता दो। देखो इसे हम लिख सकते हैं कि ये 11 × 7 है। इसको हम लिख सकते हैं कि ये कितना है अपने पास? 6 × 4 है। और इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी 6 × 7 लिखना चाहिए था। दिस इज 6:7 एंड दिस वन इज 6:4 एंड दिस इज 11। तो इसका स्क्वायर रूट कितना बनेगा बताओ? आप एक बार तो 11 लिखेंगे, फिर एक आप 7 लिखोगे, फिर आप एक 6 लिखोगे और एक 2 लिखोगे इस 4 के लिए, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। पाई की वैल्यू क्या आ गई? 22/7 आर स्क्वायर 6, और जो एरिया आया है दैट इज 11 7 6 एंड 2। ठीक है, तो आप बोलोगे कि देखो 11 और 2 से ये 22 काट लेते हैं, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 2 बार 6 और 2 बार 7। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 6 × 7 दैट इज 42। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40% आर बॉयज एंड द रिमेनिंग आर गर्ल्स, द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स in a test is 60% more than that of boys. If the average score of all the boys and girls in the class is 51, then find the average score of boys. इजी सा क्वेश्चन, और पहले मैंने हजारों बार ये करा दिया है। इससे पहले आप देखोगे कि एमटीएस में कई बार आ गया। इसके अलावा ये एनबीएस के पेपर में भी शायद आया था, आई एम नॉट कंफर्म। और इसके साथ ये आपका जो आईसीएआर का पेपर है इसमें भी आ रखा है, यहाँ भी आ रखा है, यहाँ भी आ रखा है। इवन ये सीएचएसएल एंड सीजीएल में भी आ चुका है, सीजीएल प्री मेंस दोनों में आ चुका है अगर आप 2020 की बात करो तो, ठीक है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है। और अगर आप चाहते हो कि एसएससी की प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन देखना, या फिर एसएससी टाइप के और पेपर्स जो होते हैं लाइक आईसीएआर, एनवीएस नॉन टीचिंग पोस्ट, यूपीएसआई, ओके, एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी, देन you must be welcome in our YouTube channel that is NK Maths and you have to subscribe us on YouTube. ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या करना है, हमें करना क्या है यहाँ पर बेसिकली मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो या तो आप इसको एलिगेशन से कर लो, जैसे मैंने कई बार कराया है तो एलिगेशन से कराया है, तो आप डायरेक्ट एलिगेशन यूज कर सकते हो, या फिर आप सीधे सीधे यहाँ पर एवरेज का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। देखो एवरेज में ये कह रहा है यहाँ पर, पहली बात कि इस नंबर का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, उसके कोई फायदा नहीं है उससे, वो बस आपको डराने धमकाने के लिए गिवन है। हमें क्या करना है? देखो ये कह रहा है कि 40% क्या है? बॉयज हैं। तो अगर हम नंबर्स की बात करें, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, तो 40% अगर बॉयज हैं तो 60% गर्ल्स होंगी। तो रेशियो कितना बनेगा इनका? 2 और 3 का। 40 और 60 को आप सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज 2 और 3। अब अगर मैं एवरेज की रेशियो की बात करूं तो एवरेज में कह रहा है कि 60% ज्यादा है, ठीक है। जो गर्ल्स का एवरेज है दैट इज 60% मोर देन दैट ऑफ बॉयज, ठीक है, यानी कि बॉयज से 60% ज्यादा है। इसका मतलब गर्ल का जो एवरेज है, सॉरी बॉयज का जो एवरेज है वो 100 होता, तो गर्ल का एवरेज 160 होता। यही बात होगा ना, अगर आप कैंसिल आउट कर लो तो ये 5 और 8 का रेशियो बनेगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो दिस इज 5 एंड दिस इज 8। ओके, एवरेज है तो आप चाहो तो यहाँ से एक्स भी यूज कर सकते हो या नहीं भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप, मैं एक्स को नहीं यूज कर रहा हूँ फिलहाल, चाहो तो एक्स यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप ग्रुप एवरेज निकालोगे कि ग्रुप एवरेज कितना आता है, तो ग्रुप एवरेज कैसे निकालते हैं? N1 A1 प्लस N2 A2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है, यानी कि दोनों का अलग अलग एवरेज निकाल के आप ऐड कर लो बेसिकली। तो ये बनेगा 5 2 जा 10 एंड दिस इज 8 3 जा 24, तो 34 बन गया अपॉन, ये नंबर्स ऐड करते हैं नीचे, तो 3 और 2 5 बन गया। ये एवरेज हमारे हिसाब से आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में एवरेज कितना गिवन था? 51। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल क्लास का एवरेज है दैट इज 51। तो आप यहाँ से बोलोगे कि अगर हम 2 से कैंसिल आउट करें दोनों साइड, या 17 से, तो 17 2 जा 17 3 जा, तो आप यहाँ से बोलोगे दोस्त की 2 की वैल्यू जो आ गई अपने पास वो 15 आ गई, तो 1 की वैल्यू 7.5 हो जाएगा, आधा। और हमें किसकी वैल्यू बतानी है? हमें बताना है बॉयज का एवरेज। बॉयज का एवरेज कितना था यहाँ पर?
ये 5 था, तो जब 1 की वैल्यू इतनी है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 7 पच्चे 35 और 2 पच्चे 5 पच्चे 25, दैट इज 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन एलजेब्रा से है, आपको ये इक्वेशन गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6। अब ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें एक बार स्क्वायर लेना होगा, एक बार क्यूब लेना होगा, और उसके लिए जरूरी है कि हम x प्लस 1/x कैलकुलेट कर लें पहले। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, x टू द पावर 4 से सबको डिवाइड कर देते हैं, वी हैव टू डिवाइड बाई x टू द पावर 4। ठीक है, तो हम x टू द पावर 4 से अगर ये डिवाइड करेंगे तो ये बेसिकली कितना बचेगा बताओ, 4 ही रह जाएगा, और माइनस ये 34 होगा। तो एक ही बार मैं इस वैल्यू को लिख रहा हूँ, दिस इज x बाई 4, सॉरी 1/x टू द पावर 4, और ये जो 34 है इसको राइट साइड ले जाऊंगा क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये 34 हो गया। अब यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² लिखना चाहो तो यहाँ पर क्या करोगे, +2 करके और स्क्वायर रूट लोगे, +2 करोगे तो ये 36 और स्क्वायर रूट 6 आ गया। अब यहाँ से देखो +2 करो या +2 -2 करो, कहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, -2 पे, तो यहाँ से हम लिखेंगे दिस इज x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसमें से -2 कर लो तो 4 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो x माइनस 1/x हमारे पास आ गया 2, लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए वो प्लस की चाहिए, तो इसे हमें प्लस में कन्वर्ट करना होगा, x प्लस 1/x। फॉर्मूला आपको पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है, ये जो गिवन है इसका स्क्वायर और प्लस का 4। ठीक है, जो गिवन है दिस इज के स्क्वायर प्लस 4, अगर आपको नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ। तो ये 8 बन गया, 8 का मतलब 2√2 बन गया। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर 2√2 आ गया, देखो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1/x, दिस इज 2√2। तो अगर मैं एक बार स्क्वायर करूं यहाँ से, तो या डायरेक्ट पहले क्यूब कर लेते हैं, ठीक है, फिर स्क्वायर कर लेंगे। अगर क्यूब करते हो x³ प्लस 1/x³, तो ये कितना बनेगा, जो दिया है इसका क्यूब, तो इसका क्यूब कितना बनेगा, 2 दूना 4 दूना 8, और -3 इंटू इतना, यानी कि 3 2 6, लेकिन ऐसे ये तो प्रॉब्लम खड़ा कर देगा फिर। अगर हम क्यूब ले रहे हैं तो इसका क्यूब करें तो 2 का क्यूब 8 दूना 16, सॉरी, अगर हम क्यूब कर दें इसका, ठीक है, क्यूब हम गलत कर रहे थे बेसिकली, अगर हम क्यूब करें तो ये कितना बनेगा आपके पास, तो आप बोलोगे 2 का क्यूब 8 और रूट 2 का क्यूब 2√2, तो ये 16√2 बनेगा बेसिकली, दिस इज 16√2। और माइनस का इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दूना 6√2, तो बेसिकली ये 10√2 आ गया। अब यहाँ से अगर आपको स्क्वायर लेना है इसका, तो एक स्क्वायर लेने का मतलब अब ये 6 बन जाएगा। तो अगर आप देखो प्लस में है तो स्क्वायर करके -2 करते हैं, तो इसको स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो ये 200 बनेगा, और माइनस का 2, तो ये कितना बन गया, 198। तो ये अपना आंसर होगा। ओके ओके, दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम DI। अब यहाँ पर क्या है, अपने पास दिए गए ग्राफ, यानी कि ये ग्राफ है, इसका स्टडी करके आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अब ये आपको एक पाई चार्ट गिवन है जिसमें ये डिग्री वाइज शो किया गया है डाटा को। ठीक है, अब ये अपने पास ऑप्शंस है, बेसिकली जगह की कमी के कारण हमने ऑप्शंस यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो ऑफिशियल्स हैं वो कितना है, या एम्प्लॉई आप कह सकते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई है वो आप यहाँ पर कह सकते हैं, ये है अपने पास 432। ठीक है, अब अगर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 432 है और आपसे पूछ क्या रखा है, इफ द रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट ए इज 5:11 and 40% of the employees in department C are females, then what is the ratio of the number of female employees in department A to that of male employees in department B। अच्छा देखो, ये ओवरऑल ये पूछ रहा है आपसे कि बताओ कि जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं किस डिपार्टमेंट में, ए में, उनका संख्या, और मेल एम्प्लॉयज़ जो हैं सी में, उनका संख्या का रेशियो क्या है। तो ए में हमें क्या लिखना है, फीमेल, एंड हमें सी में क्या लिखना है, मेल, इनका रेशियो बताना है। अच्छा, ए में फीमेल क्या है, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है कि ए में मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 5 और 11 का है। देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, हमें यहाँ पर ये बात साफ सुथरा शब्दों में लिखा गया है कि ए में जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो कितना है, 5 और 11। तो अगर आपको निकालना है कि यहाँ पर फीमेल कितना है, तो आप बोलोगे 11 है आउट ऑफ कितना, 11 और 5 16। ठीक है, फीमेल कितने हैं, रेशियो ऑफ फीमेल इज 11 आउट ऑफ 16। और ए में देखो टोटल हैं कितने, यहाँ से आप चेक कर लो ए में टोटल कितने हैं, तो आप बोलोगे कि ये है अपने पास 93.6, तो इंटू का 93.6 कर दिया हमने। ठीक है, बेसिकली मैं और क्लियर लिख देता हूँ, दिस इज 93.6। और रेशियो एम में हमें क्या चाहिए, एम में चाहिए हमें मेल, तो एम सॉरी सी में आपको पता है कि जो 40% इम्प्लॉयज हैं ये क्या हैं, ये फीमेल्स हैं। ठीक है, अगर 40% फीमेल्स हैं तो 60% यहाँ पर मेल होगा।
60% किसका भाई, सी में कितना है चेक कर लो, सी में है 54, तो यहाँ पर 54 ले लो। अब 100 बात की एक बात आप क्लियर कट समझो यहाँ पर कि देखो ये जो 11 है वो ना तो इसमें किसी से कटेगा ना ही इसमें किसी से कटेगा, तो फर्स्ट टर्म होगा जो वो 11 का एक मल्टीपल होगा, यानी कि 11 से जरूर डिवाइड होगा। ऑप्शन में आप देख लो यही ऑप्शन इकलौता है जिसमें जो 143 है वो 11 से डिवाइड हो रहा है। 143 इज टोटली डिविजिबल बाई 11, सो वी कैन से दैट द सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये ज्योमेट्री का बेसिक क्वेश्चन है, इन सेंटर से रिलेटेड है। ठीक है, अब इस ये आपके लिए होमवर्क है बिकॉज दिस इज इजी क्वेश्चन, सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, आपको इसका आंसर निकालना है एंड आपको कमेंट में आंसर कमेंट करना है। ठीक है, यू हैव टू कमेंट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने पास ये है, इफ x इज अ रियल क्वांटिटी व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप एक फॉर्मूला याद रख लो हमेशा ही, अगर a और यहाँ पर साइन स्क्वायर हो थीटा और प्लस b और यहाँ पर साइन का उल्टा हो, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पर a और कॉस हो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस b और कॉस का उल्टा हो, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, या फिर यहाँ पर a हो और ये टेन स्क्वायर थीटा हो और टेन का उल्टा इधर हो यानी कि b और कॉट स्क्वायर थीटा। राइटिंग पर बिल्कुल मत जाना, ठीक है, मेरी बातों पर जाओ और मैं जो समझाना चाहता हूँ उस पर जाओ। बहुत लोगों का आप सोल्यूशन देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके निकलते रहते हैं, लेकिन मैं आपको और भी बातें बताता हूँ जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और या एक क्वेश्चन को दो तरीके से भी कभी करता हूँ, ऑप्शन के थ्रू भी करता हूँ और तरीके से भी सॉल्व करके देता हूँ। सो अपनी जो वीडियो होती है वो थोड़ी लॉन्ग लॉन्ग होती है और आपको थोड़ा बियर करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली टाइम की कमी की वजह से मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट यू हैव टू कंटिन्यू विथ मी एंड माई चैनल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप डिसकंटिन्यू हो जाते हो तो कोई नहीं, आप कहीं से भी करो लेकिन क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो और जो सोल्यूशन होना चाहिए आपका वो बहुत बेस्ट होना चाहिए, बाकी सबसे अच्छा होगा तभी आप बाकी सबसे आगे जा पाओगे। ऐसा नहीं कि आपने एक किरण पब्लिकेशन ले लिया या फिर कोई सा भी यूनिक स्पार्क का बुक ले लिया और उसका सोल्यूशन आप देखे जा रहे हैं, तो आप वैसे आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो तो सबके पास है, वो कौन नहीं करता है आज के टाइम में, बट यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ। ठीक है, आपको खुद को अपडेट करना है, इम्प्रूव करना है और जो आपके तरीके हैं, सॉल्यूशंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए और साथ ही साथ उसको और फास्ट बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब आप बाकी सबसे फास्ट रहोगे तभी आपका सिलेक्शन होना है, वरना तो बस आप ऑडियंस बन के रह जाओगे, देखते रहो बस रिजल्ट बार बार कि अच्छा इतने नंबर से रह गया, इतने नंबर से। तो ऐसा अगर केस बनता है तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू बनती है अपनी हर एक केस में, दैट इज 2√AB। तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2√A यानी कि 16 और B यानी कि 9। तो ये 2 और 16 में 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 12, तो ये कितना बनेगा 24 इज द आंसर। ओके, अब नंबर सिस्टम का क्वेश्चन अपने सामने है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो जरूर से लाइक करना, बार बार कहने की नौबत ना आए। ठीक है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको लाइक जरूर करना चाहिए एंड यू मस्ट डू अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, और कमेंट भी आपको करके जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 9 डिजिट एक नंबर ये गिवन है आपको, दिस इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 99 एंड x प्लस वाई इज लेस देन 10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाइस ऑफ y माइनस एक्स। ओके, तो हम क्या करते हैं कि देखो अगर ये नंबर 99 से डिविजिबल है तो पहले मैं 9 के लिए चेक करता हूँ। ठीक है, सीधी सी भाषा में बात समझना, या 11 के लिए भी आप चेक कर सकते हैं या 9 के लिए चेक कर लो, जैसा आपको ज़्यादा बेहतर लगे। अगर आप 9 के लिए चेक करना चाहते हो तो देखो 9 का क्या रोल है, देखो 99 का मतलब 11 इंटू 9 हुआ, तो 9 के लिए मैं पहले वेरीफाई कर रहा हूँ 9 से ये कब कैंसिल आउट होगा। देखो ये 9 तो कैंसिल हो रहा है अपने पास। ठीक है, और बाकी आप ये कहोगे दोस्त कि ये 5 और 4 भी 9 से कट रहा है, ये कट गया अपने पास और कुछ बचा, ये 8 और 8 16 और 2 18 भी कट गए। देखो हर एक चीज 9 से कट रहा है। बचा हमारे पास एक यहाँ पे क्या क्या बच गया मैं बताता हूँ। देखो एक तो यहाँ पे x बच गया हमारे पास, एक y बच गया और एक 6 बच गया, तो हमारे पास बचा x प्लस वाई प्लस 6। ये जो वैल्यू आनी चाहिए ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए अब। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर 9 से डिविजिबल होना चाहिए तो 6 के बाद बताओ कौन कौन से ऐसे डिजिट्स हैं या फिर ऐसा नंबर्स है जो 9 से डिवाइड हो सकता है। अब देखो x प्लस वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू हमें लेनी है दोस्त, वो 10 से छोटा लेना है, बात समझना। तो अगर ये वैल्यू हम मान लो 10 भी लेकर चलें तो 10 और 6 16 बनेगा, यानी कि हमारा जो फाइनल नंबर आना चाहिए दैट इज लेस देन 16, क्योंकि x प्लस वाई हमें खुद 10 से छोटा लेना है। तो अगर हम 10 भी लेते हैं और ये 6 भी मान लें तो ये जो नंबर आना चाहिए वो 16 से नीचे आना चाहिए। तो 16 से जो छोटा वैल्यू है और 9 से डिविजिबल है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे वो खुद 9 ही है।
9 के बाद जो दूसरा नंबर मिलेगा वो तो 18 मिलेगा, लेकिन ये 16 से बड़ा हो जा रहा है। ऐसे केस में अगर मान लो हम x प्लस वाई प्लस 6 को मैं 18 मान लूँ, तो आप बोलोगे x प्लस वाई 12 लेना पड़ेगा, जो कि कंडीशन को वायलेट कर रहा है, क्योंकि कंडीशन आपको गिवन है x प्लस वाई जो होगा वो लेस देन 10 होगा। तो ये तो हम कह नहीं सकते, तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो अब यहाँ से x प्लस वाई हमारे पास कितना आ गया दोस्तों 3, क्योंकि x प्लस वाई प्लस 6 अगर 9 के बराबर है तो x प्लस वाई कितना आ गया अपने पास 3 आ गया, नो इशू। अब बात करते हैं हम 11 के लिए। देखो 11 के लिए अल्टरनेट नंबर्स का जो सम होता है उसका डिफरेंस 0 या 11 आना चाहिए, यही होता है ना। अल्टरनेट नंबर जोड़ो, ये है 4 और 9, 9 4 13, और ये तो y ही रहा, 13 और 5 18 और 8 8 16, यानी कि 26 और प्लस y आ गया। अब आप दूसरा साइड से ऐड कर लो x के लिए, तो ये बोलोगे x प्लस 2, तो x की बाद में बात कर लेंगे, 2 और 6 8, 8 और 8 16, तो ये आ गया अपने पास 16 और माइनस का x। और ये गैप किसके बराबर होना चाहिए, 0 या फिर 11 के। तो 0 तो हम यहाँ पर नहीं कह सकते क्योंकि ये नंबर्स पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हम 11 पे करते हैं इसको। देखो अगर आप 26 में से 16 को घटाओगे तो 10 आएगा, और प्लस y माइनस एक्स, ये किसके बराबर होना चाहिए, 11 के। यानी कि आप ये कह सकते हो दोस्त कि y माइनस एक्स किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से आप सीधा सीधा अंदाजा लगा लो, x प्लस वाई 3 चाहिए और x माइनस वाई 1 चाहिए, तो ये 2 और 1 ले सकते हैं हम, इनका सम 3 भी बन जाएगा, या फिर इक्वेशन आप सॉल्व कर लो, ये ऐसे ही 2 और 1 मिल रहा है, ठीक है। अब हमसे जो पूछ रहा है वो कैलकुलेट कर लो, हमें पूछ रहा है ट्वाइस ऑफ y माइनस एक्स, तो बेसिकली y माइनस एक्स तो 1 ही है, इसका डबल कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 अपना आंसर है, दिस इज द आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आपको अगर अच्छा लगा हो जरूर मुझे कमेंट करके। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कार एंड अ बस वर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 7:30 AM. The car traveling at a speed of 72 km per hour was 4.2 km behind the bus at 8, एक्चुअली 8 और 15 AM होना चाहिए, पॉइंट नहीं, 8:15 AM. The car was 15.8 km ahead of the bus. What is the ratio of speed of the car to the speed of bus? हिंदी में मैं बताता हूँ। हिंदी में कह रहा है कि देखो एक कार और एक बस दोनों ही चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। 7:30 बजे सुबह में क्या है कि कार जो है वो 72 की स्पीड से चलती है, और 4.2 किलोमीटर पीछे है वो, कहाँ से, बस से, ठीक है। और 8:15 पर वो क्या होती है, बस से 15.8 किलोमीटर आगे हो जाती है। तो बताना है कि कार का और बस की चाल का अनुपात क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँ कि देखो डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ पर आप मान के चलो कि अगर ये बस है और कार पहले यहाँ पर था, मैं थोड़ा सीधा बनाने की कोशिश करता हूँ डायग्राम, देखो थोड़ा समझने की आप कोशिश करना क्या है। मान लो पहले कार यहाँ पर था एंड बस यहाँ पर था, तो ये कितने का गैप था, कितना पीछे था, तो आप बोलोगे कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस था ये 4.2 किलोमीटर था। लेकिन बाद के टाइम पे कार जो है वो बस से कितना आगे चला गया है, 15.8 आगे चला गया है, और यहाँ पे कार आ गया है सेकंड पोजीशन में, ठीक है। तो ओवरऑल कार यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस कवर कर ली, तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, तो 15 4 19 और 1 20, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। और ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड हम ले लेते हैं, रिलेटिव स्पीड। अब स्पीड कैसे निकालते हैं, या डिस्टेंस कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस हमारे पास 20 हो गया। स्पीड क्या लेंगे हम, कार माइनस बस, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में चल रहा है। और टाइम कितना लगा है बताओ, 7:30 से और 7:30 टू 8:15 PM, सॉरी AM, तो कितना टाइम हो गया, आधे घंटे उधर और 15 मिनट इधर, यानी कि 45 मिनट। तो 45 मिनट को आप 45/60 लिख लो। घंटा में हमने कैलकुलेट कर दिया इसको, या चेंज कर दिया, ये 3 से जाएगा 15 टाइम्स एंड 4 से, तो 20 चौके 80 की वैल्यू आ गई। कार की वैल्यू तो आपको गिवन ही है, ये अपॉन 3 कर लेते हैं। कार की जो है वो 72 है, और माइनस का बस, तो बस की वैल्यू आ गई हमारे पास 72 माइनस 80/3, तो ये हो गया 2 तियाँ 6 और 7 तियाँ 21, माइनस का 80/3, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 6 और 21 में से 8 जाएगा अपने पास, तो 13/3। रेशियो बता दो, रेशियो चाहिए कार का बस से, तो कार था 72 और बस था हमारे पास 136/3, तो ये 17 8 136 और ये 9 8 72, तो ये 9 तियाँ 27, रेशियो 17 आएगा, यानी कि ये वाला आंसर है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि इन vessels X and Y the ratio of acid and water is this respectively. The contents of X and Y are mixed in the ratio of 1:2 to get a solution in which acid and water are in the ratio A ratio B. What is the value of this? ठीक है, देखो कह रहा है कि देखो पहला जो अपने पास बर्तन है एक स्लेट से, यहाँ पर एसिड और
वाटर का जो रेशियो है वो गिवन है आपको, दिस इज 3:7, एंड जो y है उसमें एसिड और वाटर का रेशियो 1:3 है, ठीक है। और इनको 1 और 2 के रेशियो में मिलाना है, तो बेसिकली ये टोटल 10 है और ये टोटल कितना है 4। तो पहले हम सेम करते हैं इसको 2 से और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक मिनट रुकना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेम करने के लिए। उसके बाद ये 1 2 के रेशियो में मिलाए जाते हैं, यानी कि पहला वाला 1 होगा तो दूसरा वाला 2 होगा। अब बेसिकली हमें यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है, हमें पूरे पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस इतने पे फोकस करना है। इसमें ये 2 कैंसिल आउट ही हो रहा है, तो पहला वाला तो 3 और 7 ही रह जाएगा, दूसरा वाला 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 और 5 3 जा 15 बनेगा। आप ऐड कर दो, ये 15 बन गया और ये बन गया 22। 5 3 8 बना, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई किया था, हमें ऐड करना है ना। ये कितना बना अपने पास 8, अगर काटोगे आप तो 4:11 आ गया, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब कैलकुलेट कर लो, आपको क्या बताना था, इनको ऐड करके ऊपर लिखना है और डिफरेंस नीचे लेना है। अगर ऐड करोगे तो आ जाएगा 15, डिफरेंस कितना है अपने पास 7, 15/7, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन मैंने हजारों बार आपको करा दिया है, तो ये आपके लिए होमवर्क रह गया, ठीक है। आंसर तो आप देख ही चुके होंगे और नहीं देखे होंगे तो जरूर से देख ही लिए होंगे, आंसर में कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये इजी है, मैं छोड़ देख लीजिए। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं कि ये क्यूब के फॉर्मेट में है, ये भी क्यूब के फॉर्मेट में है, ये भी क्यूब के फॉर्मेट में है, तीनों क्यूब के फॉर्मेट में है। तो आपको देख के ये बात पता चल रही होगी कि ये ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा गया है। और यहाँ से ख्याल कहीं ना कहीं ये भी आया होगा कि ये 3ab के बराबर होता है, कब, जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो, ठीक है। तो पहले हमें, अगर मैं इसको a ले लूँ, लेट से दिस वन इज a एंड दिस वन इज b एंड दिस इज c, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 3abc बन रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, देखो 3 कॉमन ले लूँ तो ये कितना बनेगा 2x+1 एंड दिस इज x+4 एंड दिस वन इज 2x+5, ठीक है। अब चेक कर लो कि क्या a यहाँ पे है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है, ये b की जगह पर है, b वाला, सॉरी x+4, अच्छा ये a वाला b की जगह पर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये a है तो इसी को आप a बोल दो, ये b है तो आप इसको b बोल दो, कोई इशू नहीं है, एंड दिस वन इज c। तो बेस, और ये यहाँ पे 3 है, तो बेसिकली ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc का केस बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अब a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो 0 होगा। तो a कितना है अपने पास, आप बोलोगे x+4, b अपने पास ये है, c अपने पास ये है, सबको ऐड कर लो। तो x 2 और 2 4 और 1 5, x आ गया अपने पास, और प्लस 4 और 1 5 और 5 10, ये 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पास पूछा गया है 3x इंटू 3x माइनस 8 y इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4z² माइनस 2z प्लस 16.5 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6x प्लस वाई प्लस 2z। ओके, तो बेसिकली अब एक्स वाई जेड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं हमारे पास कैलकुलेशन के लिए। अगर हम इसको और इजी वे में लिखते 3x और इसको उधर ले जा करके, तो कुछ बात बनती, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि पूरा हम कैलकुलेट ही कर लें। देखो, अगर पूरा आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में आपको, वो भी 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हैं आप, 30 सेकंड 40 सेकंड में, ठीक है। या फिर आप राइट साइड में ले जाकर इसको ट्रिक के फॉर्मेट में सेट करके चेक करोगे क्या इस पर ट्रिक बनता है कि नहीं। बहुत बार मैंने ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक बताया है, ठीक है, लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। जैसे ट्रिक होता है कि x² का जो कोफिशिएंट हुआ, y² का कोफिशिएंट, z² का कोफिशिएंट के लिए, लेकिन अभी ये प्रॉपर उस फॉर्मेट में नहीं है कि हम डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई कर सके, तो हम इसको बेसिक से सॉल्व कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा आपका 9x² प्लस, सॉरी माइनस आएगा, -8 3 जा 24 प्लस दिस इज y² प्लस y एंड दिस वन इज 4z² माइनस 2z प्लस 16.5, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर इसको अलग अलग स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो जैसे इसको मैं लिख रहा हूँ, दिस इज 3x² माइनस 24x, ठीक है, माइनस, अब हम 2ab करने वाले हैं, a² बेसिकली ये हो गया, तो 2a की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 3x। अब बताओ b की जगह पर क्या लिखूँ कि ये 24 बन जाए, तो आप बोलोगे कि ये 3 2 जा 6 तो है ही, और 4 लगा लो यहाँ पर, और 4 लगा लेंगे तो ये इससे इक्वेट हो जाएगा। और यहाँ पे 4 आ रहा है तो आगे हमें 4 का स्क्वायर यानी कि 16 यूज करना होगा, ठीक है। अब बेसिकली ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये a माइनस बी या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 16 हमने अपने मन से लगा दिया, फिर इसका जो जो हिसाब किताब होगा वो आगे चेक करेंगे, पहले हम एक बार सेट कर लें। ऐसे ही हम y के लिए बोलेंगे, y के लिए बेसिकली यही है हमारे पास, तो ये हो गया a² प्लस 2ab, 2a की जगह पर हम क्या लेना चाहते हैं y, और b की जगह पर 1 लेना होगा, तभी ये 2i, सॉरी b की जगह पर 1/2 लेना होगा,
तब ये 2 और 2 कैंसिल आउट होगा और यहाँ केवल y बचेगा, ठीक है, 2ab वाला पर्सन। और अगर यहाँ 1/2 ले रहे हैं यानी कि ये b की जगह पर हो गया ना, 2 तो 2 ही है, a की जगह पर y हो गया और b की जगह पर 1/2, तो यहाँ b का स्क्वायर यानी कि 1/4 आएगा। फिर अब हम बात करते हैं c के लिए। तो c के लिए आप बोलोगे कि देखो c जो है बेसिकली ये है 4z स्क्वायर माइनस का 2z। तो 4z किसका स्क्वायर है, 4z स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ 2z एंड माइनस 2ab हमें करना है, तो 2a की जगह पर हमने 2z लिख दिया। तो ये 4z तो देखो यहाँ 2z लाना है, यानी कि हमें यही चाहिए, ये 2 एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे भी हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड 1/4 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि देखो हमने एक्स्ट्रा क्या काम किया है, तो आप बोलोगे कि देखो यहाँ पे 16 एक्स्ट्रा ऐड किया, यहाँ 1/4 एक्स्ट्रा ऐड किया और यहाँ 1/4, यानी कि ओवरऑल 16। देखो इन सबको ऐड करोगे 16 और 1/4 1/4 1/4 1/4 हाफ बनेगा, 1/2 और 16 ऐड करोगे तो ये 16 एंड हाफ बन जाएगा। यानी कि आप बोलोगे कि हमने 16 एंड हाफ ज्यादा जोड़ दिया है, ठीक है, अपनी तरफ से ये ऐड किया है। तो अब हम बोले कि देखो ये अपनी तरफ से ऐड करने की क्या जरूरत है, यहाँ पर ये गिवन ही था तो बस इसको हटा दो, या आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो कैसे, आप इस 16 एंड हाफ को रहने दो ऐसे ही, और चूंकि हमने इतना ऐड किया है तो फिर इतना माइनस कर लो 16 एंड हाफ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बराबर 0 बचेगा, बस यही है। अब यहाँ से आप ये बोलोगे कि ये किसका स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर ऑफ 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये किसका है, तो आप बोलोगे y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हुआ, और थर्ड वाला जो है वो है अपने 2z और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब सबको अलग अलग देखो, इसको 0 के बराबर रखोगे, इसको 0 के बराबर रखोगे और इसको भी 0 के, तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी ये 4/3 मिलेगी, यहाँ से y की वैल्यू माइनस 1/2 और यहाँ से z की जो वैल्यू मिलेगी ये 1/4 मिलेगी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, हमसे 6x पूछ रहा है तो 6x कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 4 दूना 8 हो गया, दिस इज 8 प्लस y तो माइनस 1/2 होगा और प्लस 2z कितना बनेगा 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया तो 8 बचा अपना, यानी कि बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ सम चिल्ड्रेन in a group is 43 kilometer if 4 children whose weights are this and this join the group, the average weight of all the children now increases by half kg, the number of children initially in the group। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एसएससी में और पहले मैंने करा भी रखा है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है तो सीधी सी बात है मुझे याद ही है और मैंने कराया भी है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, बेसिकली सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इंक्रीज कितना होना चाहिए था ओवरऑल। इंक्रीज इसने दिया है कि एवरेज में 1/2 का हुआ, लेकिन हमारे हिसाब से जब ये लोग शामिल होंगे और ये भाई साहब भी, ठीक है, कहने के लिए ये बच्चे हैं लेकिन आप देख ही सकते हो कि इनका एज है वो क्या है 51.4 50.6, ठीक है। इनको एसएससी बच्चा समझता है, यानी कि इनको भी मौका देगा मुझे लगता है कि सीजीएल फ्री देने के लिए। तो आप देख लो कितना इंक्रीज होना चाहिए था, बेसिकली मैं लिख रहा हूँ कि इंक्रीज कितना होना चाहिए था, यानी कि कितनी वृद्धि होनी चाहिए थी यहाँ पर एज में। तो आप बोलोगे कि देखो ग्रुप का एवरेज तो 43 था, लेकिन जो आ रहा है पहला बच्चा ये 49.2 का है, तो कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 6.2 kg ज्यादा है। अच्छा मैं एज समझ रहा था इसीलिए इनको बूढ़ा बोल दिया, लेकिन ये तो वेट ही है भाई, तब तो ये बच्चे ही हैं, लेकिन इतने वेट वाले भी जाते हैं एसएससी में, ऐसा नहीं है। चलो देखो दूसरा जो पर्सन है वो कितना है, या आप बच्चा ही बोल लो 48.8, तो 43 से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 5.8 ज़्यादा है। तीसरा 51 है तो 43 से 8 3 11 8.4 ज़्यादा है, और चौथा जो है वो 7.6 ज़्यादा है, ठीक है। तो ओवरऑल कितना ज़्यादा हो रहे हैं इन सबको जोड़ लो, तो आप बोलोगे कि देखो 6 और 5 11 और 8 19 और 7 26 और ये 2 और 8 10, यानी कि एक ये हो गया और ये भी एक, तो 26 और 2 28, यानी कि ओवरऑल जो इंक्रीज होना चाहिए था वो 28 केजी का इंक्रीज हुआ था, लेकिन सबको आधा आधा केजी बटा है। तो कितने लोगों में आधा आधा केजी बटेगा 28 केजी, आप बोलोगे 56 लोगों में, या फिर आप डायरेक्ट नंबर लिख लो, नंबर कितना होगा 28/1/2, क्योंकि 1/2 में डिवाइड हो रहा है तो ये 56 आ गया, यानी कि स्टार्टिंग में 56 चिल्ड्रन थे, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं, जब ये 4 लोग आ गए हैं तब हमसे इनिशियली पूछ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में कितने थे। तो अगर आप स्टार्टिंग में निकालना चाहते हो तो देखो 4 बच्चे तो नए आए हैं तो 4 को माइनस कर लो, तो 52 ही स्टार्टिंग में थे, दिस इज द आंसर, ठीक है। अभी जो 56 आ रहा है ये करंट पोजीशन में है, 56 बच्चे हैं, लेकिन 4 बच्चे तो नए आए थे ना, उनको माइनस कर दें। देखो एक क्वेश्चन ये है अपने पास, शायद नहीं दिख रहा हो, एक मिनट। ये कह रहा है कि सुलभ 25% बचाता है अपनी इनकम का, और यदि उसका इनकम खर्च हो जाता है 40%, सॉरी बढ़ जाता है 40% से, और जो खर्च है वो बढ़ जाता है 45% से, तो सेविंग में कितना इंक्रीज या डिक्रीज आएगा।
एलिगेशन डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। देखो हम ये कह रहे हैं कि 40% बढ़ता है क्या इनकम, तो ये इनकम हो गया, सॉरी इनकम नहीं, यहाँ पर हमें सेविंग और एक्सपेंडिचर लिखना है, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ कि यहाँ पर देखो अपने पास एक्सपेंडिचर हो गया, यहाँ पर सेविंग हो गया। एक्सपेंडिचर जो बढ़ता है वो 45% से बढ़ता है, दिस इज 45%। सेविंग का आता पता नहीं है, और ओवरऑल जो इनकम बढ़ता है वो 40%, तो यहाँ पर 40 आ गया, ठीक है। और रेशियो क्या है सेविंग का एक्सपेंडिचर से, देखो 25% बचाता है तो 75% खर्च करता होगा, तो खर्च और बचत का अनुपात कितना आएगा, 3:1। 25 और 75 बन रहा है ना, तो 3 और 1 बनेगा। अब यहाँ से आप देख लो ये गैप कितने का है, तो आप बोलोगे कि 5 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 15 होगी, और ये वैल्यू 15 है तो ये वैल्यू कितना होगा, 40 से 15 कम होगा, तो 40 माइनस 15 कर दो, दिस इज 25। तो ये 25 वाला अपना आंसर होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख सकते हैं ये है, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि यदि गांव डी में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की जनसंख्या 42,000 है तो 6 गांव में कुल जनसंख्या कितनी है। एक बार समझो आप, ये कह रहा है कि डी में जो बीपीएल वाले लोग हैं वो 4200 हैं, और हमें बताना है टोटल पॉपुलेशन। तो आप पहले देख लो डी में हैं कितने, तो आप बोलोगे कि डी में 20% थे लोग, टोटल पॉपुलेशन के 20% थे, ठीक है। और डी में से बिलो पॉवर्टी लाइन, ये बीपीएल वाले लोग हैं, ठीक है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन में कितने लोग आते हैं डी में, तो आप बोलोगे 60% लोग आते हैं, ये भी परसेंटेज में है, तो 60% आते हैं। देखो डी में थे कितने, 20%, इसका 60% आपको गिवन है बीपीएल वालों के लिए, दैट इज 42,000, और हमें क्या बताना है, 100% बताना है टोटल। तो आप एक काम करो, इससे इसको काट दो 7 टाइम्स ओवरऑल, ठीक है। तो आप बोलोगे 20% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 700। तो 100%, अब 20 को 100% कैसे बना सकते हैं, इंटू का 5, यही करेंगे ना, तो ये भी इंटू का 5 हो जाएगा। तो ये 7×5 = 35 आने लगा, लेकिन 35 पर 2 ही जीरो क्यों आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, देखो एक ये परसेंटेज है हमारे पास, दो दो परसेंटेज था ना यहाँ पर, ये दो दो परसेंटेज है, ये दोनों परसेंटेज भी तो रहेगा, तो इस दोनों परसेंटेज के लिए आपको देखो एक परसेंटेज तो कैंसिल आउट ही होगा। अब बात समझ लो, एक परसेंटेज के लिए आपको 2 जीरो यूज करना होगा, तो ये बनेगा अपने पास, ये 20 बचे, क्योंकि देखो इसका परसेंटेज तो हम यहाँ पर यूज कर लिए ना, ये वाला परसेंटेज तो यहाँ पर है ही, और एक परसेंटेज जो हमने यूज नहीं किया उसके लिए 2 जीरो लगेगा, तो ये अपना आंसर आएगा। ये क्वेश्चन है, आपको सेक और कॉसेक बराबर दिया है, सेक कॉसेक बराबर होता है तो आपको पता होता है कि दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होता है। इनको ऐड कर लो, 5 अल्फा माइनस 2 अल्फा, दिस इज 3 अल्फा, और ये माइनस का 15 और प्लस का 15 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 90 के बराबर है, तो अल्फा किसके बराबर हो गया, 30। अब ये कॉस 90 तो जीरो होगा, क्योंकि 3 अल्फा तो हमारा 90 था, कॉस 90 तो जीरो ही होता है। और ये देखो थीटा जो है या अल्फा जो है वो अगर 30 है तो साइन 60 बन गया, दैट इज √3/2। और कॉट 30 कितना होता है, ये होता है √3, तो ये कितना आ गया अपने पास, 3√3 सॉरी, दिस इज 3√3, यहाँ पर 3√3 आएगा ना, एक और आएगा 3√3/, तो ये अपना आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है कि 4 अंकों की एक संख्या है ये वाली, ये 12 से डिवाइड है, और 7 अंकों की संख्या ये जो है ये 11 से डिवाइड हो रही है, तो आपको x + y + z की वैल्यू बतानी है। अब देखो ये वैल्यू पहले अगर 12 से डिवाइड हो रही है, यानी कि ये 3 और 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब 4 से कब डिवाइड होगा, देखो ये 3x है, 3x 4 से कब डिवाइड होगा, जब x की वैल्यू या तो 2 हो या फिर 6 हो, तभी ये कितना बनेगा, 32 या 36 बनेगा, जो कि 4 से डिवाइड हो रहा है। तो x की वैल्यू 2 या 6 बन सकता है। अब यहाँ पर ये भी देखना है कि ये 2 7 3 था, अब यहाँ पर x की जगह पर हम 2 लें या 6 लें कि ये 3 से डिवाइड हो जाए, तो देखो 7 2 9 और 3 ये सारे ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये डिजिट भी 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो हम 6 लेंगे, यानी कि x की वैल्यू 6 आ गई। अब यहाँ बात करते हैं, ये वैल्यू जो है वो y और z यहाँ से हमें लेना है, और ये 11 से डिविजिबल है। अगर ये 11 से डिविजिबल है तो अल्टरनेट नंबर का सम देख लो, y और प्लस 5 और z और 6, तो 5 और 6 11, और प्लस का y प्लस का z आ गया, मुझे लगता है देखो y प्लस 5 और प्लस z और प्लस 6, तो 11 प्लस y प्लस z आ गया, और ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 8 और 4 12 प्लस 0 और माइनस का 12, ये वैल्यू आपके 0 या फिर 11 के बराबर आना चाहिए। अब आपको पता है देखो भाई कि अगर मैं इसको 11 के बराबर भी रख लूँ तो ये 11 11 कैंसिल आउट होगा, और y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 के बराबर आएगी। तो y प्लस जेड 12 के बराबर है, 0 के बराबर तो हो नहीं सकता ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 11 के बराबर, ठीक है। तो अगर 11 कैंसिल आउट कर लें, यानी कि ये 0 नहीं है 11 है,
तो y प्लस जेड की वैल्यू 12 आ गई और x आ गई 6, तो y प्लस जेड प्लस x कितना आ जाएगा 18, तीनों को जोड़ लेंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज क्या है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है जरूर से मुझे लाइक और कमेंट करके एक बार बताएं। आप लाइक और कमेंट करते हैं तब हमें पता चलता है कितने लोग देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप सही व्यूअर हैं, सही में आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक सीरियस एस्पिरेंट जो होता है वो हैं, तो आप जरूर से हमें कमेंट करके बताएं। ओके, अब क्वेश्चन है कि द इनकम ऑफ अ कंपनी इंक्रीजेज बाई x% पर ईयर इफ इट्स इनकम इज दिस इन दिस ईयर, दिस नहीं है 19 है, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो 17 में इनकम था वो ये था, तो x की वैल्यू बताओ। यानी कि हर एक साल x% बढ़ता है, और 17 का इनकम दिया है आपको कि 20 लाख है, और जो 19 में यानी कि 2 साल बाद इनकम होता है वो 31,25,000 बन जाता है। तो बताना है हर एक साल कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा था। तो हम ये डायरेक्ट लिख लेते हैं कि देखो यहाँ पर 3 जीरो तो दोनों में कैंसिल आउट होगा। अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो 3 जो देखो यहाँ पर 3 जीरोज हैं और यहाँ पर भी 3, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो अगर मैं बात करता हूँ 2017 से 19 तक की, तो आप बोलोगे कि 17 में कितना था दोस्तों, 2 पर 3 जीरो 2 जीरो था, और 19 में ये 3125 बन गया। दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ 25 से डिवाइड कर रहा हूँ। 25 से डिवाइड करोगे तो ये 80 आएगा, यहाँ 25 से डिवाइड करोगे तो 25 एक बार में, और 6 और 2 तो 25 दूना 50, 25 25 125, और 5 से डिवाइड कर देते हैं, 16 25 80, और ये 25 2500। अब देखो 2 साल का गैप है ना टाइम में, देखो 19 में और 17 में 2 साल का गैप है, 2 ईयर्स का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट बस ले लेंगे। 3 ईयर्स का गैप रहता तो हम क्यूब रूट ले लेते। तो ये 4 बनेगा और ये 5 बनेगा। अब ये 4 से 5 हो गया तो कितना परसेंट बढ़ गया, 25% बढ़ गया। तो ये अपना आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज इट इज इजी एंड यू ऑल आर एबल टू सॉल्व दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो, कह रहा है कि पी एंड, अच्छा पी कैन है, सॉरी, पी कैन डू 1/4 पीस ऑफ सम वर्क इन 18 days। सी completed 37.5% of the work and left it। Q completed the remaining work in 14 days, sorry 40 है 40 days। Working together they will complete 17/48 part of the same work in, कितने दिन में काम खत्म करेंगे, 78/48, 17/48 वर्क, ठीक है। चलो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, कई सारे तरीके हैं, या तो आप परसेंटेज के थ्रू ही अप्रोच कर लो, या फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में लो, वहां से टोटल वर्क और ये जो तिगड़मबाजी करनी है वो आप करो। तो मैं परसेंटेज के थ्रू ही अप्रोच कर देता हूँ। देखो ये 1/4 यूनिट अगर 18 दिनों में करता है, 1/4 को आप बोलोगे 25%, 1/4 इज 25%। तो अगर ये 25% वर्क जो है वो कंप्लीट कर देता है 18 डेज में, तो बताओ टोटल वर्क यानी कि 100% वर्क ये कितने दिनों में करेगा, 18 चौके 72 दिन में कर देगा, ये टोटल वर्क है। और ऐसे ही आप यहाँ से ये भी निकाल लो कि यहाँ से अगर आप 37.5% वर्क इससे कराना चाहते हो तो ये कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि ये काम करेगा, देखो ये 25 से कितना गुना हो रहा है, 1.5 टाइम्स हो रहा है, तो इसको भी 1.5 टाइम्स कर दो। तो 18 और 18 का 9 8 27, यानी कि 27 दिन में ये काम निपटा देता है। अब एक बात समझना, यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ कि देखो P के लिए कितने दिन का काम रह गया था, तो आप बोलोगे कि P ने काम किया है 27 दिन में, लेकिन ये पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 72 दिन में। P टोटल वर्क 72 डेज में खत्म कर सकता है, बट वो 27 डेज ही किया। तो P के लिए जो रिमेनिंग वर्क था वो कितने दिन का था, तो आप बोलोगे कि 72 में से 27 को माइनस करो तो 12 में से 7 जाएगा 5, और 5 में से 2 जाएगा तो 3। यानी कि P के लिए जो वर्क बचा था वो 35 डेज के लिए था। 35 होगा या 45 होगा, सॉरी 6 बचेगा ना, 6 में से 4 जाएगा, 45 होगा। और यही काम जो P के लिए 45 डेज का रह गया है, यही काम Q निपटा देता है कितने दिन में, 40 दिन में। Q आता है और बचे हुए काम को 40 डेज में खत्म कर लेता है। तो यहाँ से P अपॉन Q अगर हम ले लें तो ये 40/45 आ जाएगा, यानी कि 8/9 आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि P की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता अगर 8 है तो Q की क्षमता 9 है। तो यहाँ से आप बोलोगे कि अब देखो टोटल वर्क कितना बना, तो आप बोलोगे P एक दिन में 8 काम करता है और ये 72 डेज में खत्म कर सकता था, तो 8 इंटू 72 ये टोटल वर्क हो गया। लेकिन वर्क कराना कितना है, तो आप बोलोगे कि हमें 17/48 यूनिट ही वर्क करना है, ये यूनिट कराना है। और किससे कराना है, दोनों से मिलकर कराना है। तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर लो, 8 और 9 17, 17 से डिवाइड कर दो इनको बस। तो आप यहाँ से अब देखोगे कि ये 17 से 17 कैंसिल आउट हो गया, और ये 8 से कट गया, 8 6 48, और 6 से कट गया 12 6 72। तो 12 अपना आंसर आएगा। इट मीन्स ऑप्शन 4।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन भी मैं स्किप करने वाला था बट ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव दिख रहा है इसीलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि ए ने बी को बेचा 20% के लॉस पर कोई आर्टिकल, ठीक है, और बी ने सी को 18% के प्रॉफिट पर बेचा, सी ने डी को 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया और सी को जो प्रॉफिट हुआ वो 944 रुपये का हुआ, तो ए को कितना लॉस हुआ। देखो अगर मैं ए को बोलूँ दोस्त कि ये 100 रुपये का इसके पास खरीदारी थी, इसने 100 रुपये का बाई किया था, इसकी कॉस्ट प्राइस 100 है, तो ये बी को दिया होगा 80 में, क्योंकि 20% लॉस लेकर बेचता है, ये 80 में दिया होगा, और बी सी को देता है 18% के प्रॉफिट पर। अब देखो 18 का 18% निकालना थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो हम एक और जीरो ले लेते हैं। यहाँ से अगर वो 18% लेगा तो 18 8 144, यानी कि 144 ज़्यादा लेगा, तो वो 944 रुपये में सी को दे देगा। और सी क्या करता है, सी डी को देता है 10% का प्रॉफिट लेके। तो अब सी का प्रॉफिट ही हमें दिया है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से देखते हैं कि सी का प्रॉफिट कितना हुआ। सी अगर खरीदा है 944 में तो इसको 10% प्रॉफिट मिलता है, 10% का मतलब हो गया 94.4। सी को प्रॉफिट इतना मिलता है, लेकिन क्वेश्चन में ये प्रॉफिट कितना दिया है, 944 ही दिया है, तो दिस इज इक्वल टू 944। ये पॉइंट हटाओगे जीरो आ जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। और हमें क्या बताना है, ए को कितना लॉस हुआ। देखो ए 1000 का खरीद के 800 में बेचा था तो 200 का लॉस हुआ। एक का मान अगर 10 है तो 200 का मान कितना होगा दोस्तों, 2000, तो 2000 का लॉस हो गया। ठीक है, ओके, ये अपना लास्ट क्वेश्चन आ गया। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, एट व्हाट परसेंटेज पर एनम रेट दिस अमाउंट टू दिस इन 1 ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो कह रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली यानी कि अर्ध वार्षिक काउंट होगी, और सीआई है डेफिनेटली, और ये आपका प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो रेट बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात कि प्रिंसिपल अगर हमारे पास 14400 है और अमाउंट ये बन गया है कितना 5876, तो यहाँ से पहले हम रेशियो लेते हैं। देखो अर्ध चक्रवृद्धि है तो हमें टाइम कितना लेना पड़ेगा, 2 ईयर्स लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है, टाइम डबल हो जाता है, तो टाइम हमने डबल ले लिया। यहाँ पर टाइम गिवन नहीं है तो हम टाइम 1 साल मान के चल रहे हैं और टाइम को हमने 2 ईयर कर लिया, डबल कर लिया। अब यहाँ से रेशियो निकालो आप, अगर आप रेशियो निकालना चाहते हो तो सबसे पहले 12 से काट देते हैं, 12 का स्क्वायर ही है, ये 12 से काटो तो 12 एक बार में, 12 तियाँ 36 और 12 दूना 24 और 12 तियाँ 36। फिर हम किससे काट लें, 3 से काट लें, 3 चौके 12, ये 400 बन गया, और ये 3 से काटोगे तो कितना बनेगा आपको, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 एक बार में। अब यहाँ पर भी देखो 2 साल की बात है, अगर टाइम 2 ईयर्स है तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है, तो ये 20 बनेगा अपने पास और ये 21 बनेगा, 20 से 21 हो गया, यानी कि 1/20 पे, तो 5% का यहाँ पर रेट आ रहा है आपका। लेकिन आपको पता है कि जब हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं हम, तो हाफ ईयरली में रेट आधा हो गया रहता है, तो रेट का आधा बेसिकली हमारा 5% आ रहा है, तो अगर रेट का आधा 5% है तो रेट जो होगा वो डबल होगा 10%, तो 10% अपना यहाँ पे आंसर होगा। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताना एंड लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।